नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करेंगे विपक्ष के मिशन 2024 की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये मुलाकात सीएम केजरीवाल के घर पर हुई। नीतीश इससे पहले भी अपने दिल्ली दौरे के समय सीएम केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे नीतीश कुमार शनिवार को कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार की अखिलेश यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। इसे एक तरह की रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है। तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से फर्स्ट राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाई जाएगी और इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक तकरीबन 15 विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधा है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ साथ सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के भी कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष को लेकर होने वाली बैठक से नवीन पटनायक की पार्टी ने तो किनारा कर लिया। बीजेपी को छोड़कर उन सभी दलों के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे जिनसे नीतीश कुमार ने संपर्क साधा था। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी एकता की उनकी ये कोशिश आखिर कितनी कामयाब हो पाती। मिशन 2024 को लेकर मजबूत विपक्ष खड़ा करने को लेकर तैयारियां तेज हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार कवायद इस बात को लेकर की जा रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए, तो उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कदम से पीछे नहीं है, इस कवायद से पीछे नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह से सीधे वापस लौटे दिल्ली, जहां पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अब तक 15 विपक्षी दलों के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। हालांकि नवीन पटनायक की तरफ से विपक्षी एकता की कोशिशों को पहले ही झटका दिया जा चुका है। नवीन पटनायक ने इच्छा जाहिर कर दी है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो कवायद की जा रही है वो आखिर कितनी कारगर साबित होगी। 15 विपक्षी दलों से अब तक नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन में आखिर वो और कौन कौन से दल हैं जो साथ में आ सकते हैं। हालांकि विपक्षी एकता करना इतना आसान काम भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कवायद की जा रही है तो उधर कई क्षेत्रीय दलों की तरफ से इस बात को लेकर नसीहत भी दी जा चुकी है। चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, उनकी तरफ से कांग्रेस को ये स्पष्ट नसीहत दी जा चुकी है कि वो कांग्रेस को समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपना बड़ा दिल दिखाए। ममता बनर्जी की तरफ से तो कहा गया कि कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को मौका देना चाहिए। यानी जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल है कि इन कंडीशंस के बीच में क्या विपक्षी एकता वाकई में मजबूत बन पाएगी। और नीतीश कुमार की तरफ से जो ये कवायद की जा रही है विपक्षी एकता की कोशिश की, उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ कुंवर अजय सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। साथ ही रत्नेश मिश्रा, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत कुंवर अजय सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगा, मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद कितना कारगर साबित हो सकती है आपके हिसाब से? अजय सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? जी हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी अजय सिंह जी, नीतीश कुमार जो कवायद कर रहे हैं विपक्षियों को एकजुट करने की,
उसमें कितनी सफलता मिलने के आसार हैं? चलो, शायद अजय सिंह जी तक ठीक ढंग से आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं रमेश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी नीतीश कुमार की हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ऐसा है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, हम्म। जहां भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही पूर्ण रवैये के विरुद्ध हाँ। जो भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो एक साथ आने का प्रयास कर रही हैं, ताकि देश में उस संवैधानिक व्यवस्था को वास्तविक रूप में लागू किया जा सके जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। आज ये हो रहा है कि विपक्षी दलों का मतलब, चाहे वो सरकार में है या विपक्ष में है, सरकार की नजर में उनका कोई महत्व ही नहीं है। वो बिल्कुल याचक की तरह अगर रहना चाहे तो ठीक है, समर्थक की तरह रहना चाहे तो ठीक है, लेकिन जरा सा उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठाई तो फिर उनको हर तरह से दबाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे दिल्ली में अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए एक नया अध्यादेश ला दिया गया। अब ये तो फिर हर विपक्षी दल को डर हो गया ना कि उनके राज्य के लिए भी कुछ ऐसा किया जा सकता है, दूसरे राज्य के लिए भी कुछ ऐसा किया जा सकता है। जाहिर है विपक्ष एकजुट होगा ही होगा, और इसका नतीजा भी 2024 के चुनावों में अवश्य देखने को मिलेगा। अभी कर्नाटक में मिला ही है भारतीय जनता पार्टी को। तो जनता किसी की गुलाम नहीं है। जनता को ये लगना चाहिए कि उसका शासन वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे कि संवैधानिक व्यवस्थाओं ने मान्यता दी हुई है। नहीं तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि विपक्षी एकता का मेन मकसद जो है वो डर है, डर की वजह से आप लोग एकजुट होना चाहते हैं? जी नहीं, डर नहीं है। जनता में जो व्याप्त असंतोष है उसको मुखर आवाज देने के लिए विपक्ष एक हो रहा है। कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए, अब मैंने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे तब ये बातें अंतिम रूप से तय होकर के आएंगी। थोड़ा इंतजार करिए, पता चल जाएगा। रमेश श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैं ही बोल रहा था जी। जी ठीक सर, मैं ही बोल रहा था। जी। मैं रत्नेश मिश्रा जी, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? आम आदमी पार्टी को साथ भी लाना चाहते हैं और निमंत्रण तक नहीं दिया जाता शपथ ग्रहण समारोह में। यह मैसेज आपको लगता है कि सकारात्मक जाएगा लोगों में? देखिए अच्छा जी, अब ये किसको किसी कार्यक्रम में बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये पार्टीगत कुछ बड़े नेताओं का होता है। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां रही हो जिसमें हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने या शीर्ष नेतृत्व ने सोचा हो कि अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बुलाया जाना चाहिए। उसके पीछे एक कारण है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई नेता जेल में भी हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी थोड़ा बचने का प्रयास कर रही है। और हमने बहुत सारे नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया है, देश के हैं वो। एक पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की, उनको भी हमने नहीं दिया है। और रही बात कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को साथ लाने की, तो देखिए विपक्षी एकता को बढ़ाने के लिए कांग्रेस सदैव आगे रही है और कांग्रेस सदैव इसका समर्थन करती है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो आधार ही कांग्रेस के कमजोर होने पर टिका है। कांग्रेस जहां जहां कमजोर होगी, आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, तो ऐसे में ये दोस्ती कैसे चल पाएगी? देखिए, ये बस केवल परसेप्शन है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। इसका गलत है। जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर थी वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। आप उसका इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा, पंजाब में बीजेपी का क्या औचित्य था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष में अब सारे लोगों के साथ आने की, देखिए अभी आपने पूछा रमेश जी से कि क्या डर है विपक्षी एकता के पीछे, तो उन्होंने नकार दिया, लेकिन मैं कहूँगा हाँ डर है। अब वो डर किस बात का, आप ये सुन लीजिए। डर इस बात का है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाएगा। डर इस बात का है कि संवैधानिक संस्थाओं को कुचल दिया जाएगा। डर इस बात है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। डर इस बात का है कि एक तानाशाह को प्रधानमंत्री के तौर पर लाके बैठा दिया जाएगा।
डर इस बात का है कि जो लोकतंत्र इस देश ने 70 सालों से सींच कर इतना मजबूत किया है, उस लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। डर इन सब चीजों का है और इसीलिए विपक्षी दल सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक मजबूत शक्ति और एक मजबूत विकल्प लाने के लिए। ठीक है राजेश सिंह जी, अच्छा जी एक बात और कहूँ, मैं आऊंगा रत्नेश जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। एक बात और, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर नोटबंदी करने के लिए बेचैन रहते हैं। छोड़िए ना, विपक्षी एकता की बात करते हैं, नोटबंदी पर बाद में बात करेंगे। राजेश सिंह जी, मैं आऊंगा रत्नेश जी, आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं, एक एक रिएक्शन हो जाए फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राजेश सिंह जी, ये वाकई में डर है या फिर ये डर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए अक्षय जी, कि जैसे बरसात होता है ना, कि बरसात जब आता है तो मेढक जो है तालाबों से और जगह जगह से निकलना शुरू करते हैं, टर की आवाज निकालते हैं, और फिर उसी प्रकार ये लोग हैं, ये लोग बस आवाज निकालते हैं, दिल्ली में जाके फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपने अपने क्षेत्रों का लोकसभा बिहार करके और फिर घर बैठ जाते हैं। ये इनकी एकता है। अरे आप बताइए कि कांग्रेस कहती है कि मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में जो पैसा ये लोग पाए, उसी से अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ते हैं। तो इनमें तो खुद एकता नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस में छली हुई है, और उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के मुद्दे पर कांग्रेस का एक दूसरे से अलग है। शरद पवार की तमाम जो विपक्षी एकता है, मनीष सिसोदिया के मसले पर ले लीजिए, चाहे दक्षिण में केरल में देख लीजिए कि कांग्रेस कर रही है केरल सरकार पे, तो भाई पहले ये तो आप आपस में एकता करें, विचारों की एकता करें। एकता नहीं है अक्षय जी, ये स्वार्थ पड़ता है, विपक्षी एकता नहीं है। चले, यानी इसको चाहे डर कह ले विपक्षी दल या फिर एकजुटता की जो बात कर रहे हैं वो कैसे हो पाएगी? कुंवर अजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही थी जी। 2024 से प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। इन लोगों से कहिए कि 2029 के सीधे तैयारी करें। ठीक है कुंवर अजय सिंह जी, देखिए राजेश सिंह जी तो कह रहे हैं कि ये बरसाती मेंढक है, बरसात के समय निकलते हैं और उसके बाद लापता हो जाते हैं, इनमें एकता संभव ही नहीं है। तो नीतीश कुमार ये कवायद बेफिजूल कर रहे हैं। अच्छा जी, सदियों की ठंडी बुझी आग बुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इतराती है, आ रही समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जयघोष जेपी ने बिहार से ही किया था और कर्नाटक से ये जयघोष हो चुका है जी। हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 24 में पीएम पद का स्थान खाली नहीं है। अरे विपक्षी एकता जो हो रही है वो उसी जगह को भरने के लिए हो रही है। तो चेहरा कौन होगा? जनता उसको खाली करवा रही है। चेहरा कौन होगा? जनता चेहरा भी तो चाहेगी। अक्षर जी, विपक्ष के पास बहुत सारे चेहरे, सारे तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनेंगे ना अजय सिंह जी। जी, हमारे विपक्ष के पास बहुत सारे चेहरे हैं। केवल सत्ता पक्ष के पास एक चेहरा तानाशाह का है जो हिटलर शाही व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जी। सत्ता पक्ष के पास केवल एक चेहरा है जिसने संवैधानिक सारे संस्थाओं को मतलब अधिकारों का हनन कर लिया है। सत्ता पक्ष ने दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की वजह से जो विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए से संवैधानिक संस्थाओं का चले ठीक है ये तो फिर वही डर वाली बात वहीं पर फिर आ गई ना, जिस डर को रत्नेश मिश्रा जी ने कहा या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जो डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उसकी वजह से ये विपक्षी एकता ज्यादा है। मैं एक सवाल का जवाब कुंवर अजय सिंह जी आपसे लूंगा और उसके बाद फिर मैं रमेश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। कुंवर अजय सिंह जी, क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं? देखिए अक्षर जी, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को हम बतलाना चाहेंगे जी, जब विपक्षी एकता जो भी है ये लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं जो देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है उसके विपरीत आम जन के साथ साथ ये सारे विपक्ष एक होने जा रहे हैं। और विपक्षी एकता के साथ मैं फिर कहता हूँ अक्षर जी,
आपके माध्यम से मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करने जा रहा हूँ जी। कि एक तरफ एक सत्ता पक्ष के पास केवल एक प्रत्याशी है प्रधानमंत्री का, जो तानाशाह है, हिटलर शाह है, और विपक्ष के पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं। जो सबसे सुयोग्य सर्वमान्य उम्मीदवार होगा विपक्ष का। सर सवाल तो ये ना कि सर्वमान्य होगा कौन, और क्या सभी उसको स्वीकार करेंगे? आप कह रहे हैं ना कि हालात इस तरह के हैं कि सभी विपक्षियों को एक साथ होना पड़ रहा है, लेकिन जनता में मैसेज रमेश श्रीवास्तव जी कैसे जाएगा? जनता तो कहेगी ना कि एक चुनाव में आप एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक चुनाव में आप साथ आने की बात करते हैं, तो ये जनता को गुमराह करने जैसा नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। देश की जनता आ रहा हूँ रत्नेश जी आपके पास भी और राजेश जी आपके पास भी। देश की जनता इतनी समझदार है कि आप देखें कि उन्होंने लोकतंत्र को अपनी तरह से बिल्कुल ढंग से जीवित रखा है। एक काला वक्त आया था जब लोकतंत्र के ऊपर बादल छा गए थे, लेकिन जनता उस समय भी जागी और जनता ने उस समय भी जवाब दिया उस समय के सत्ताधीशों को। मेरा कहना ये है कि आप जो बार बार कह रहे हैं चेहरा कौन होगा, ये कौन होगा, जनता को आप क्या बताएंगे? कृपया ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो 40% मतों के साथ है। इसका मतलब 60% मत जो चुनाव में पड़े। सर 100% वोट भी तो नहीं पड़ता है ना, 100% वोट भी तो नहीं पड़ता है। सर आप थोड़ा आंकड़ा समझे, जैसे 100 वोट है, 100 वोट में से 60 लोगों ने वोट डाला, उस 60 में से 40% वोट मतलब 24 वोट उनके पाले में पड़े। एक वोट पड़े, चलिए वो जीत गए। विपक्ष के वोट बिखर गए, विपक्ष उतनी सीटें नहीं जीत पाया। यही है कि अगर विपक्ष एक साथ आ जाए, 1 to 1 की फाइट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का हाल करना। इसी 1 to 1 पर तो रत्नेश मिश्रा जी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये 1 to 1 होगा कैसे, और बारात लेकर चलेंगे, दूल्हा तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए अक्षर जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता बंधु एक बात कह रहे थे कि ये जो विपक्षी दल हैं ये बरसाती मेढक हैं जो निकल आते हैं जी। तो मुझे एक दौर याद आता है 1998 का, अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए, हराने के लिए लगातार विपक्ष के लोगों से मिल रहे थे। मुझे लगता है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बरसाती मेढक की तरह ही निकल के आए थे। छोड़िए ना रत्नेश मिश्रा जी, आज की बात कीजिए ना, वो दौर है और ना अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं बोल रहे हैं, तो हमको भी बरसाती मेढक बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्हीं के नेता है अटल बिहारी वाजपेयी जी और वो भी विपक्षी एकता। नहीं, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर हमारे नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है, चाहे मनीष सिसोदिया का जिक्र करें, सत्येंद्र जैन का जिक्र करें, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? अब बदलेगा स्टैंड? किसी को जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया या डिटेन किया, ये जांच का विषय है, इसके लिए न्यायालय निर्धारण करेगा। सर आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ेगा। अक्षर जी देखिए वो तो पार्टी हमारी बिल्कुल है कि किसी भी करप्ट व्यक्ति का कोई भी समझौता नहीं होना। मैं अजय सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ सर, एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, आ रहा हूँ। अच्छा जी वो नरेंद्र मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए कि जो अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए चल कंपनियों में लगे थे वो किसके थे, तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो चाहे मोदी जी हो चाहे जो भी हो। नहीं तो वो जांच तो आप लोगों के हिसाब से तभी हो सकती है ना जब केंद्र में आप लोगों की सरकार आ जाए, तब जांच हो जाए। लेकिन अभी तो सवाल ये कि केंद्र की सरकार में आएंगे कैसे राजेश सिंह जी? लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। अगर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं, भले ही पूर्व में सफलता ना मिली हो, तो ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और दूसरा, एनडीए भी अब वो पुरानी स्थिति में नहीं है, एनडीए भी कमजोर है, तो कैसे ये भरपाई कर पाएंगे? हाँ देखिए अक्षय जी, 2018 में इससे बड़ी विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी थी। मंच पर मायावती जी थी जो अब तो कह चुकी है कि भाई हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस खुद सीबीआई और ईडी का बहुत ज्यादा प्रयोग करती थी। और उसके बाद केसीआर राहुल गांधी को चोर बताते हैं, राहुल गांधी जी केसीआर को चोर बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस चोर बता रही है, केजरीवाल जी कांग्रेस का पूरा शिक्षा लिए बैठे हुए हैं। तो ये इन लोगों का ये है कि चाहे वो तेलंगाना है, ममता बनर्जी अलग ही कह रही है, उनका अलग ही आ रहा है। राजवंतन चौधरी ने ममता बनर्जी के विषय में क्या कहा, तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। 2018 में बहुत हवा भरा गया।
और बाद में अखिलेश जी 14 मंच में दिखाई दिए। नहीं, अब 2024 की हम बात कर रहे हैं ना सर। 2018 में जो हुआ सो हुआ। अब दक्षिण में आपकी क्या स्थिति है? दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कैसे जो कर्नाटक का दुर्ग गवाया उसकी भरपाई कर पाएगी? और साथ ही उत्तर भारत की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति सहज नहीं होगी। नहीं अक्षय जी, आप देखिए कि आप विधानसभा रत्नेश भाई आ रहा हूँ। अक्षय जी विधानसभा चुनाव में किसी का आकलन मत करिए। जब 2018 में चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश हम हार गए थे, लेकिन इन्हीं जगहों पे लोकसभा में होनी चाहिए थी। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता का नहीं रत्नेश मिश्रा जी, एक दूसरे को गालियां देने से तो गठबंधन मजबूत नहीं होगा ना। ये गठबंधन की सूरत किस तरह से होगी और इसकी धुरी में कौन सा दल होगा? ठीक है राजेश सिंह जी, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, समय का अभाव है, मैं चाहूंगा कि छोटा छोटा रिएक्शन आप सभी मेहमानों से एक बार हो जाए। कुंवर अजय सिंह जी, इस विपक्षी गठबंधन की एकता का जो कहे जो केंद्र होगा वो कौन सा दल होगा? कांग्रेस पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी या नीतीश कुमार की जेडीयू? देखिए अक्षर जी, बिहार में बहुत दिनों से महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन अभी वर्तमान समय में हम सभी पार्टियां अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे और जो भी आपसी सहमति से जो हम सभी विपक्षी दलों का सर्वमान्य नेता चुना जाएगा वही भारत राज्य का प्रधानमंत्री बने। ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, वो सर्वमान्य नेता आपको लग रहा है कि चुनना इतना आसान होगा? 10 सेकेंड देश की सत्ता से दूर करना। ठीक है अजय सिंह जी। रमेश श्रीवास्तव जी, दूर करना सभी विपक्षी दलों का। ठीक है, नहीं मकसद सबका एक है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से दूर रखना, लेकिन उसके लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी होंगी। ये कुर्बानियां कौन देगा रमेश श्रीवास्तव जी? ये कुर्बानियां देश के सभी देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक का सर कटेगा और कोई ऐसा सलामत है जी नहीं। ये लड़ाई देश के लिए है। 130 करोड़ देशवासी एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक ठीक है, लेकिन इस गठबंधन की जब कवायद की जा रही उसी समय चाहे नवीन पटनायक हो, उन्होंने कह दिया कि 2024 में हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, या फिर ममता बनर्जी ने कुछ एक तरह से शर्त रख दी है कि भाई कांग्रेस कुर्बानी दे। अरे भाई सुनिए रत्नेश मिश्रा जी, तो कैसे ये सब पूरा होगा? और शरद पवार साहब भी कह चुके हैं कि बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। नवीन पटनायक जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है तो उन युवा चेहरों को आगे लाना होगा जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि वही मुखरता से इनका विरोध करेंगे। बाकी अन्य सभी दलों के नेता चाहे जिस ठीक है सर, लेकिन जिस युवा नेता का जिक्र आप भी कर रहे हैं उसकी तो सांसदी पर ही सवाल है कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। दबाव बना सकती है। ठीक, राजेश सिंह जी, आप मान रहे हैं कि बड़ी अग्नि परीक्षा होगी और अब कुछ ऐसा करना होगा, अब कुछ ऐसा मैसेज भी देना होगा ताकि लोगों पर विश्वास बढ़े। राजेश सिंह जी 10 सेकेंड। देखिए अक्षय जी, देश की जनता ने 1975 में इमरजेंसी को देखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो नीतीश जी एजेंट बन रहे हैं कांग्रेस का, उनकी पूछ अब खुद बिहार में नहीं रह गई है और बिहार के नेता नहीं रह गए हैं। तीसरी बात, कांग्रेस तो खुद आपस में राजस्थान में देखिए गहलोत जी और पायलट जी में खुद जंग छिड़ी हुई है। तो पहले ये अपने पार्टी की एकता स्थापित कर ले। चले, यानी बीजेपी को लगता है कि विपक्ष में एकता लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े वादे दावे या प्रयास जो भी कर लिए जाएं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहेगा। लेकिन ज्यादातर विपक्षी दलों की राय यही है कि जो डर का माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, उससे डर के माहौल को खत्म करने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आना ही होगा। लेकिन ये तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आएंगे कैसे? केंद्र में कौन सा दल होगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।